बांग्लादेश में हो रही घटनाओं का असर अब विश्व के दूसरे हिस्सों तक पहुंच रहा है। जी हां, अमेरिका तक पहुंच गई है बांग्लादेश हिंसा की आग। न्यूयॉर्क और बांग्लादेश कॉन्सुलेट पर यहां पर बड़ा हमला हुआ है। प्रदर्शनकारी कॉन्सुलेट के अंदर घुस गए। सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी कॉन्सुलेट के अंदर घुस गए। कॉन्सुलेट के अधिकारियों में इसके चलते हड़कंप मच गया। हाथ जोड़ते नजर आए कॉन्सुलेट के सारे अधिकारी। बांग्लादेश कॉन्सुलेट के अंदर न्यूयॉर्क में ये सारे प्रदर्शनकारी घुस गए। एक तरफ बांग्लादेश के अंदर इस तरीके की हरकतें हो रही हैं, दूसरा इस तरीके का प्रदर्शन करने से ये सब अमेरिका में भी नहीं हिचके और अमेरिका को भी बांग्लादेश का एक हिस्सा जैसा बना दिया, जहाँ की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर जमकर प्रदर्शन किया गया और कॉन्सुलेट के अंदर भी घुस गए। हालांकि अमेरिका में कानून अमेरिका के हैं, लेकिन वहाँ पर भी प्रदर्शनकारी बांग्लादेश समझकर कार्रवाई करते हुए दिखाई दिए। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा भी भड़क गई है। हिंदुओं के घरों में आग लगाई जा रही है। कई शहरों में हिंदुओं को निशाना बनाया गया है। हिंदुओं के घरों में दंगाई घुस गए। मंदिरों में जमकर तोड़फोड़ की गई है। बांग्लादेश में जो स्थिति है, ये लड़ाई आरक्षण से शुरू हुई थी। ये लड़ाई बांग्लादेश की सरकार के खिलाफ थी, लेकिन इस लड़ाई के पीछे दिमाग में भरी हुई वो कुत्सित मानसिकता भी निकलकर सामने आई, जहां पर रेडिकल इस्लामिस्ट यहाँ पर जो इस भीड़ का हिस्सा है बांग्लादेश में, उन्होंने वहाँ हिंदुओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया, लूटपाट शुरू कर दी, मंदिरों को तोड़ना शुरू कर दिया। बांग्लादेश में अराजकता की ये एक और तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। আমার বাসার মধ্যে ঢুকে আমার বাবা একজন ব্যবসা করে, সে তার ব্যবসার প্রতিষ্ঠান, আমার ভাই একজন ডাক্তার, ছোট কাকার ছেলে, তার চেম্বারও আমাদের বাসার মধ্যে। এই চেম্বারের মধ্যে ঢুকে আমাদের পুরো ভাইরা চুইরা কিচ্ছু রাখে নাই। আমার কাকাকে খুঁজতেছিল, আমার ভাইকে খুঁজতেছিল, মানে এরা আমার মা বাইরে ছিল। আমার মা শুধু নিরুপায় হয়ে দাঁড়ায় দেখতেছে যে ঘরে ফ্যান বলেন, খাবার জলের জগ বলেন, একটা একটা গ্লাস বলেন, কিচ্ছু রাখে নাই, পিটাই ভাঙা ফেলাইছে। বাবা যতটুকু পারছে ছবি তুলছে এবং বাবারে মারছে, বাবার গায়ে হাত দিছে। আর আমার ছোট কাকা তো বলাই আছে, আমার ছোট কাকাকে ওরা খুঁজতেছে। মানে আমরা কতটা নিরুপায় আজকের এই ছাত্রদের কারণে। আমরা এখন কি দেশ ছেড়ে নিজের জায়গা জমি ছেড়ে কি আমরা ইন্ডিয়া পালাই যাবো, এটা মনে করতেছে। ये बांग्लादेश के वो अल्पसंख्यक हैं जो रो रो कर अपनी हालात बता रहे हैं। बांग्लादेश के वो अल्पसंख्यक हैं जिन्होंने ये नहीं सोचा था कि सरकार के खिलाफ इस प्रदर्शन को हिंदू मुस्लिम तनाव में वहाँ बदला जाएगा और ज़बरदस्त तरीके से न केवल मंदिरों को तोड़ा जाएगा, घरों को लूटा जाएगा, लोगों पे हमले किए जाएंगे। बांग्लादेश का यही सच इस वक्त है। आदित्य कुमार मेरे संवाददाता इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। आदित्य, जो खबरें निकल कर बांग्लादेश से सामने आ रही हैं वो इसी तस्वीरों में है, जहां पर वहां के अल्पसंख्यकों पर जमकर अत्याचार किया जाना अब शुरू कर दिया गया। आदित्य, हाँ जी, बिल्कुल आपने सही कहा। और वहाँ पर खासतौर से जो हिंदू मंदिर है उनको निशाना बनाया जा रहा है। जो हिंदू जो संत हैं उन पे, जैसे एक वीडियो अभी कुछ देर पहले वायरल था जिसमें वहाँ के जो इस्कॉन के जो हेड हैं चिटगांव में रहते हैं, उनका वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने साफ ये कहा था कि इस तरीके से सभी मंदिरों को वहाँ पर निशाना बनाया जा रहा है और वहाँ पर कहीं ना कहीं डर का माहौल है हिंदुओं के लिए। हालांकि वहाँ पर जो ढाका के जो भी कर्फ्यू लगाए गए थे वो शांत हो हटा दिए, कर्फ्यू को अब हटा दिया गया, मामला शांत बताया जा रहा है। कुछ हद तक स्थिति कंट्रोल में हुई है और नई सरकार बनाने की जो कवायद है वो शुरू हो चुकी है। सेना जो वहाँ का है वो कंट्रोल उन्होंने अपने हाथ में लिया है और हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में स्थिति साफ हो जाए। लेकिन क्योंकि वहाँ पे धार्मिक कट्टरपंथ की जो एक भावना है वो शहर जो लोगों में ज्यादा बढ़ गई है, साथ ही जो ऐसे नारेबाजी ऐसी सुनाई दिए जा रहे हैं जिसमें धार्मिक नारे लगाए जा रहे हैं, जिसमें सेना भी शामिल है, इस तरीके के वीडियो जो है सामने आ रहे हैं। ऐसे में ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि कैसे कोई वहाँ जो माइनॉरिटी जो है वहाँ पे वो अपने आप को सुरक्षित कैसे महसूस करेंगे। तो ये इस तरीके की स्थिति अभी ढाका में बनी हुई है। इस तरीके से अगर भारत में हम बात करें तो भारत में जिस तरह जयशंकर ने जिस तरीके से संसद में अपनी बातें रखी हैं और उन्होंने बताया है कि 19,000 लोग जो भारतीय हैं वो वहाँ पर, जिसमें 9,000 छात्र हैं। तो ये एक बड़ा सवाल उठता है कि उनके जो
सुरक्षा है उसको लेकर के क्या किया जा रहा है या उनकी सुरक्षा को लेकर के भारत क्या स्टेप उठा रहा है। वैसे ही अगर हम बात करें भारत में शंकराचार्य की बात करें, अभी मिश्रानंद ने भी एक वीडियो जारी करके वो उन्होंने इस बात को लेकर के साफ कहा था कि जो हिंदू वहां पर हैं, जो अल्पसंख्यक नॉर्मल আছে আপনারা খবর পেয়েছেন নর্মাল আছে हाँ। बहुत सारे लोग बांग्लादेश भी जा रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला कि बांग्लादेश जा रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि सिचुएशन आदित्य मेरे साथ लगातार इस वक्त जुड़े हुए हैं। आदित्य, फिलहाल सरकार नज़र रखे हुए बांग्लादेश के हालात पर, लेकिन क्या सरकार इस बात से अब आशंकित भी है कि बांग्लादेश जो कि कट्टरपंथी इस्लामी संगठनों के अब कब्जे में आ चुका है, वहाँ पर वहाँ की माइनॉरिटीज़ खासकर हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ेंगे और अब ये हिंदू, क्योंकि भारत का एक बड़ा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ है, तो इस बॉर्डर से ये हिंदू भारत के अंदर वहाँ से पलायन करके आने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, ये जो है ये साफ है कि जिस तरीके से वहाँ पर हिंदुओं के साथ में अत्याचार किए जा रहे हैं और भारत का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो बांग्लादेश से और खासतौर से जो पश्चिम बंगाल है उससे जो क्षेत्र हैं जो कनेक्ट होते हैं, ऐसी स्थिति में ये बहुत ही बड़ी आशंका जताई जा रही है कि भारत में जो है घुसपैठ बढ़ सकता है। जो माइनॉरिटीज है वहाँ पे जो तरफ की जा रही, जो परेशानी उनके साथ हो रही है, वो भारत में प्रवेश कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में भारत सरकार जो पूरे क्षेत्र में उन्होंने जो शक्ति बढ़ा दी है, बीएसएफ के जवान जो वहाँ पर लगातार गश्त कर रहे हैं और सभी जो भारतीय अंग हैं विजिट करने के बाद जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, जो पैसेंजर टर्मिनल है, उसमें जाके वो खुद विजिट किया कि किस तरीके से प्रोसेस चल रहा है, किसी भी प्रोसेस में कोई दिक्कत आ रहा है कि नहीं, क्या क्या सहायता चाहिए, किस तरीके से इधर में अगर कोई अननेचुरल चीज़ हो तो उसको किस तरीके से रोका जाए, इस बारे में भी चर्चा किया। और उसके बाद ही जो हायर ऑफिशियल्स है इधर का बीएसएफ का पेट्रोपोल बॉर्डर में, उनके साथ भी मुलाकात किए और उनके साथ मुलाकात करके इधर का जो सिचुएशन जो कल दोपहर 3:30 बजे के बाद से आज तक जो सिचुएशन है वो सिचुएशन के बारे में भी वो बातचीत की। उसके बाद ही दूसरा जो बॉर्डर लाइन है, यानी पश्चिम बंगाल में जो 2200 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर होता है बांग्लादेश के साथ इंडिया का, उसी 2200 किलोमीटर के अंदर में ये जो पेट्रोपोल बॉर्डर आता है, उसी तरह कृष्णनगर का हाशनाबाद बॉर्डर भी आता है। उसी जगह में भी विजिट किए डीजी बीएसएफ और उनके तरफ से ये भी देखा जा रहा है कि ये जो पूरा एरिया यानी पश्चिम बंगाल में जो जगह आता है, जिस जगह में फेंसिंग, बहुत सारे जगह में फेंसिंग नहीं है, वो फेंसिंग ना होने की वजह से बीएसएफ को बहुत सारे रोक टोक करना पड़ता है, बीएसएफ को बहुत सारे जगह में एक्स्ट्रा पेट्रोलिंग करना पड़ता है। उस जगह में भी मेनली फोकस दिया जा रहा है, ऐसा बीएसएफ के सूत्र मार्फत खबर आ रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो डीजी बीएसएफ कल दूसरे स्टेट में भी जा सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश और भारत के बीच में ये जो बॉर्डर लाइन सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं, पश्चिम बंगाल के बाहर आसाम त्रिपुरा में भी है, तो इसी वजह से वो असम में भी ट्रैवल कर सकते हैं। उधर का जो सिचुएशन, वो भी जो बॉर्डर लाइन है, वो बॉर्डर लाइन को भी वो देखना चाहेंगे और इसी वजह से वो कल दूसरा स्टेट में भी विजिट कर सकते हैं, ऐसा इंफॉर्मेशन भी आ रहा है। कुल मिलाकर एक तरफ बांग्लादेश का जो स्थिति अभी भी दिखाई दे रहा है कि बांग्लादेश में एक बार दिखाऊंगा, एकदम मेरा पीछे बांग्लादेश बॉर्डर का ठीक उस पार में बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड का जो गाड़ी, वो बार बार जो मॉनिटरिंग कर रहा है, जो आर्मी कार है, वो आर्मी का जो ऑफिशियल्स उनके तरफ से मॉनिटर किया जा रहा है, वो बार बार से राउंड दे रहा है बांग्लादेश का बॉर्डर जो एरिया है, उस एरिया को। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहा हूँ पूरा ग्राउंड जीरो से कि किस तरीके से बांग्लादेश में फोर्स डिप्लॉय किया गया है। उसी तरीके से पश्चिम बंगाल या इंडिया का जो बॉर्डर लाइन है, उस इंडिया का बॉर्डर लाइन को सिक्योर करने के लिए जो भी करना होगा बीएसएफ की तरफ से किया जाएगा। और इसी वजह से डीजी बीएसएफ दिलजीत सिंह चौधरी की तरफ से भी हर एक जगह को, हर एक सेंसिटिव जोन को मॉनिटर किया जा रहा है। सेंसिटिव जोन के अंदर में ये पेट्रोपोल बॉर्डर भी आता है, क्योंकि एक तरफ भारत का सीमाना है, दूसरी तरफ जशोर जिस जगह में ये प्रोटेस्ट बार बार से सामने आ रहा था, वो जशोर का रोड भी इसी पेट्रोपोल बॉर्डर से कनेक्ट होता है और इसी जगह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है इंडिया के साथ बांग्लादेश का। और इसी वजह से ये जोन को भी प्रायोरिटी में रख रहे हैं बीएसएफ। और इसी वजह से आज दोपहर को ही बीएसएफ का जो डीजी वो खुद आप पहुंचे थे इधर, आप पहुंच के पूरा ये जगह घूम के देखे और उसके बाद कल दूसरे स्टेट में जाके भी बीएसएफ का ये जो बॉर्डर सिक्योरिटी लाइन है, ये लाइन को वो लोग देखेंगे, बॉर्डर को सिक्योर करेंगे।
दैनिक दत्ता हमारे सहयोगी इस वक्त बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर से रिपोर्ट करते हुए, जहां पर बांग्लादेश की साइड में लगातार पेट्रोलिंग चल रही है। आर्मी और उनके बॉर्डर गार्ड्स वहां पर मौजूद हैं, क्योंकि जशोर जाने वाली रोड भी यही है, भारत के साथ ट्रेड वाली भी रोड यही है, लिहाजा यहां पर खासी इस बॉर्डर पर बांग्लादेश आर्मी की प्रेजेंस है। अब बढ़ते हैं आगे। बांग्लादेश में तनाव के बाद भारत में सियासत भी गर्म है। कौन क्या कह रहा है, राजनीतिक दल किस बात पर अपना रुख रख रहे हैं, क्या कुछ कहा गया, सुनिए। मीडिया के माध्यम से इस सरकार से मैं पूछना चाहता हूं, आज आपने सर्वदलीय बैठक बुलाई, राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पे बुलाई, बांग्लादेश की परिस्थितियों पे बुलाई, उसमें आपने आम आदमी पार्टी जो एक राष्ट्रीय दल है उसको आपने नहीं बुलाया। 3 सांसद हमारे लोकसभा में हैं, 10 सांसद राज्यसभा में हैं, आपने हमको नहीं बुलाया। ये क्या प्रधानमंत्री जी के पसंद और नापसंद पे तय होगा कि कौन राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर होने वाली बैठकों में आएगा, कौन नहीं आएगा? या क्या सरकार के मंशा पर तय होगा, जिसको वो पसंद करते हैं, नहीं पसंद करते हैं कि वो आएगा ऐसे मसलों पर या नहीं आएगा? तो ये सवाल है। मैं समझता हूं इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम भी वहां पर जाते तो कुछ सार्थक सुझाव देते सरकार को, लेकिन ये ठीक नहीं किया। ये गलत परंपरा की शुरुआत आज भाजपा की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने की है। बांग्लादेश के बदलाव भारत को चिंतित करने वाले हैं। यद्यपि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था काफी समृद्ध है, लेकिन उनके विरुद्ध जिस तरह से विद्रोह हुआ है और जिन ताकतों के हाथ में सत्ता ही है, वो खतरनाक लोग। विपक्ष के सवाल बेमतलब बेनतीजा हैं। भारत की जो समृद्ध लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान इनसे भिन्न है। मैंने पहले भी कहा था और दोबारा दोहरा रहा हूं, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे एमईए जयशंकर जी पूरे घटनाक्रम पर बीते कई हफ्तों से जो चल रहा था उस पर नजर बनाए रखे होंगे। उसका एक ब्लूप्रिंट भी होगा। हमारा मानना है कि अक्सर लोग सोशल मीडिया के दौर में त्वरित प्रतिक्रिया दे देते हैं कि कोटा के कारण। ऐसा नहीं है, ये मल्टी लेयर्ड आर्किटेक्चर है। मैं ये बात पूरे इसके साथ कहता हूँ, बहुत सारी चीजें थी। एक एक्सट्रीम फिलॉसफी थी, कोटा पे कोर्ट का जजमेंट था। 2, तीसरा एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि एक डेमोक्रेसी के लिए जो एस्पिरेशन थे वो एड्रेस नहीं हुआ था। बीता चुनाव आप याद करिए। तो अगर इस पूरे आर्किटेक्चर को हम समझे, उसकी परिणति हुई है कि शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। तो मेरा मानना है कि इस मल्टी लेयर्ड आर्किटेक्चर को समझते हुए हमारी सरकार जो भी निर्णय लेगी। स्थिति बड़ी संवेदनशील है, गंभीर परिस्थिति है। जिस तरह के हालात उस देश में बने हैं वो पूरी दक्षिण एशिया के लिए और पूर्व एशिया के लिए चिंताजनक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज दोनों सदनों में इसके ऊपर एक विस्तृत बहस होगी और सरकार इस बहस को फैसिलिटेट करने में अपना पूरा योगदान निभाएगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि इसके ऊपर सदन में बहस होनी चाहिए।